मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। लेकिन विशाल, ना तो मैं अकेला हूं और ना ही आप अकेले हैं। सबकी हिफाजत करने वाला ऊपर वाला है। रेहाना, रूपा पे आई मुसीबत काफी बड़ी है, जिसे हम सबको मिलकर झेलना है। बात करके देख तो लो। आप कहती हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। जब अरमान भाई और राहुल नहीं रूपा को समझा पाए तो मेरा समझा पाना तो वाकई एक इम्तिहान साबित होगा। फिर भी आप कहती हैं तो मैं कोशिश करूंगा। शायद एक भाई अपनी बहन को समझाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, हाँ, अपनी ये स्ट्रेटजी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, समझे? इस पुरुषोत्तम की उल्टी गिनती तो अब शुरू होगी। अगर आप टूट गए, बिखर गए तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, एकदम बिखर जाएंगे जीजा। नहीं बिखरूंगा विशाल, मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। शौकत, किससे बात कर रहे हो बेटा? कौन था? कौन है? कौन है? कौन था बेटा? कौन था? किसने किया ये सब? शौकत, शौकत, रेहाना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो क्या? समझ रहा हूं जीजा, मैं समझ रहा हूं मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सी परेशानियां हैं। किसी एक इवेंट की वजह से सारे काम बंद तो नहीं हो जाएंगे ना? यार हम बिजनेसमैन, हमारा किसी से तू मैं नहीं, किसी से लेना देना नहीं। फिर ये इतनी धमकियों भरे फोन आते हैं और ये सब। देखिए जीजा, संसार में लाखों लोग ऐसे हैं, ऐसे शरीफ हैं जिनके पीछे बहुत से दुश्मन लगे हुए हैं, उनके बहुत दुश्मन हैं। और अगर उस शरीफ के पास पैसा हो, वो पैसे वाला हो, तो दुश्मनों की तादाद और बढ़ जाती है। बस इन दिनों लगता है मुझ पर वाकई कोई काला साया मंडरा रहा है। हम सबको कहिए जीजा, अब तो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उन्होंने अरमान भाई को भी थ्रेट करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कल क्या हुआ? इतने सख्त पहरे के बावजूद वो लोग कल उनके घर में घुसे और अरमान भाई के लड़के शौकत को जहर मिला चॉकलेट खिला दिया। अब वो कमीना इस हद तक उतर आया है विशाल, उसकी हिम्मत तो देखो। अरमान जैसे पुलिस ऑफिसर घर में घुसकर उसके बच्चे को बेहोशी की चॉकलेट खिला दिया, इतने पहरों के बावजूद। सच तो ये है जीजा कि ये उसकी आखिरी वार्निंग है, जिसने ये साबित कर दिया है कि जो वो कह रहा है वो कर दिखाएगा। देखिए, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। मैं यही बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि उस मुजरिम ने यह साबित कर दिया है कि उसके हाथ कानून के हाथों से ज्यादा लंबे हैं और अब हमें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, खासतौर से रूपा और राहुल को, क्योंकि वो शातिर और चालाक मुजरिम कुछ भी कर सकता है। अपने 25 लाख पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे बदमाशों को जितनी भी दौलत दी जाए उतनी ही कम लगती है। तुम ठीक कह रहे हो राहुल, इसीलिए ऐसे बदमाशों को 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, बल्कि पुलिस का साथ देके उन्हें पकड़वाना चाहिए। अरमान, मेरी बात का बुरा मत मानना मेरे दोस्त, उन्होंने तुम्हारे घर में घुसकर शौकत को बेहोशी की चॉकलेट खिलवाई है, कानून का मजाक उड़ाया उन्होंने, पुलिस के मुंह पर तमाचा मारा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये सब उन्होंने इसलिए किया है ताकि मैं अपने घुटने टेक दूं, गुप्ता केस फाइल बंद कर दूं,
बुज़दिलों की तरह अपने बेटे की जान बचाने के लिए इंसाफ और कानून का खून कर दो। पुलिस हमेशा समाज की रक्षा करती है और मैंने अपने आप को समाज का रक्षक समझा है। मैं अब भी कहता हूं कि पुलिस समाज की रक्षक है, रक्षक है, रक्षक है। आपके दावे मुझे बहुत खोखले नजर आ रहे हैं अरमान भाई। कोई ठोस उपाय सोचिए। जो आदमी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद घर में घुसकर जहर मिला चॉकलेट बच्चे को खिला सकता है, वो कल उसको किडनैप भी कर सकता है। जंग में भी कई मोर्चे फौज हार जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि फौज हार गई, बल्कि फौज को और बहादुरी से लड़ना होता है। हाँ अरमान, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं। हमने मोर्चा हारा है मगर जंग नहीं। राहुल, अब हमें जंग भी जीतनी है। गुप्ता मर्डर केस का मुजरिम गिरफ्तार होगा और वो लोग भी गिरफ्तार होंगे जिन्होंने हमें धमकियां दी। आइए अम्मी। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि शौकत ने आधी चॉकलेट खाई थी और इलाज भी टाइम पर हो गया। अगर उसने पूरी चॉकलेट खा ली होती तो डॉक्टर साहब, शौकत को होश कब आएगा? शौकत को होश आने में देर लगेगी। और उसकी मम्मी को शौक लगा है, उसको जल्दी होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, शौकत हमसे बातचीत कब तक करने लगे? चौधरी साहब, कल सुबह तक आपका शौकत वही शरारतें करने लगेगा। हाँ, पर आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। आजकल शहर में इसी तरह के लोग बहुत घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज के बाद ऐसे लोग इस शहर में नहीं घूमेंगे। चलो चलो चौधरी साहब, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, कल फिर मैं आ जाऊंगा विजिट पर। थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, बैठिए। डॉक्टर को रात पर यही रखना चाहिए था। नहीं अम्मी, डॉक्टर साहब ने अब कहा है ना कि रेहाना और शौकत दोनों ठीक हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। देख लिया अरमान अपनी रोज की अदावतों का नतीजा। इससे टकरा गए, उससे भिड़ लिए, बना लिए ना अपने ढेर सारे दुश्मन। अबू, हमारा तो पेशा ही ऐसा है। अब बताइए मैं क्या करूं? क्या मुजरिमों के साथ हाथ मिलाऊं? उन्हें कहूं कि भाई अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करिए। पर तुम ही तो उलझते हो सबसे। अम्मी, कानून और जुर्म दोनों आपस में उलझते ही आए। दोनों आपस में दुश्मन होते हैं और दुश्मन पर तो वार करना ही पड़ता है। मैं हमेशा उन पर वार करता आया हूं, अब उन्होंने मुझ पर वार कर दिया है। ये तो चलता ही रहता है अम्मी। दुश्मन तो हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, पर बेटा हमारा शौकत तो एक ही चिराग है। अल्लाह न करे। आप परेशान न हो अरमान की अम्मी। वो जो ऊपर बैठा है ना, तो सबकी खबर रखता है और साथ उन्हीं की देता है जो नेक हो। और हमारा अरमान तो नेकी और शराफत की जीती जागती तस्वीर है। अम्मी, आप चिंता ना करें। अब की बार मेरी बारी है। आप देखिएगा, इन इंसानियत के दुश्मनों को मैं ऐसी धूल चटाऊंगा कि फिर कोई कमीना किसी बच्चे पर बुरी निगाह तक नहीं डाल सकेगा। देख बेटे, हम डरते हैं झगड़े फसाद से। जहां तक हो सके ये सब टाल दो। अम्मी, अब नहीं टल सकता, अब नहीं टल सकता, क्योंकि इन लोगों ने अब शेर की मांद में हाथ डाला है। रेहाना, अब कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूँ। शौकत कहाँ है? घरवाले शौकत अम्मी जान के पास आराम से सो रहा है। डॉक्टर टंडन आए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि उसे अभी थोड़ा नशा है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तेरा लाख लाख शुक्र है। रेहाना, जिसके साथ वो होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर वो हमारा बुरा कैसे होने देता? तो बस जान ही निकल गई थी। किस तरह पेड़ की टूटी हुई टहनी की तरह वो मेरी गोदी में आ गिरा था
और मेरी जो हालत हुई, अल्लाह। बस 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 बस, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। सो जाओ। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है। मैं तो हमेशा आराम करती रहती हूँ, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। अब तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए ना। कैसी बातें करती हो रेहाना, ड्यूटी पे तो जाना ही होगा ना। और फिर तुम तब कह रही हो मुझे छुट्टी लेने के लिए, जबकि तुम्हें पता है कि पूरे शहर के कैसे हालात हैं। और ले देना, वो भी तुम्हें वो करेंगे, ये सब वो संभालेंगे। लेकिन रेहाना, अरमान तो एक ही है ना। मैं मानता हूं कि बाकी लोग भी ड्यूटी करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन ये केस कोई और नहीं डील कर सकता, ये मैं ही कर सकता हूँ। सरकार तो तुम्हें अलग से तनख्वाह देती है ये सब करने के लिए। देखो रेहाना, सभी काम तनख्वाह के लिए नहीं करते, मोरालिटीज भी कुछ होती हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर ले चलिए ना। और फिर जब हम वापस आएंगे ना, तो यहाँ पे सब कुछ शांत हो जाएगा। रेहाना, जब आपके साथ हमारी शादी का रिश्ता तय हो रहा था, जानते हैं आपके अब्बू ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, भाई चौधरी साहब के साहबजादे को मुलाजमत की क्या दरकार, वो तो कोई भी बिजनेस कर सकता। तो हमने कहा कि देखिए साहब, आप हमारी पुलिस की नौकरी की तरफ उंगली मत उठाइए, क्योंकि हम पुलिस की नौकरी तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और समाज में से ये गुंडागर्दी खत्म करना चाहते हैं, समझिए? आपके पास तो ना हर बात का तो है। क्या बहस करें आप? तो बहस कर ही क्यों रही हो? बाकी पूरी जिंदगी है ना बहस करने के लिए। अभी आराम करो। सो जाओ माशाअल्लाह। अब्बू, आपने बुलाया मुझे? क्या बात है आज? बेटा, बहुत सारे सवाल उठेंगे तुम्हारे जहन में कि बात क्या है, अब्बू ने आज अकेले में क्यों बुलाया वगैरह वगैरह, है ना? जी हाँ, वो तो लाजमी है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि आपको अकेले में बुलाना पड़े। नहीं, बात तो आज भी वैसे कुछ नहीं हुई, पर जी किया कि तुम्हारे साथ कुछ पल बैठे, कुछ बात करें। बेटा, मैं उम्र के उस दौर में आ चुका हूं जहां सिर्फ नसीहतें बन जाती हैं। हो सकता है तुम्हें ये नसीहतें बुरी लगे, जैसे कि नौजवानों को लगती है, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल तुम जो कर रहे हो ना, वो कुछ क्या गलत कर रहा हूं? वही तो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। नहीं, बेशक तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, पर तुम्हें इसका आगा पीछा भी सोचना चाहिए। आगा पीछा मैंने सोच लिया है अब्बू, या तो मैं जुल्म को मिटा दूंगा या ये जो दूसरा या है ना बेटा, उसे कोई बाप नहीं चाहता। इसीलिए कहता हूं कि जो अच्छाई और बुराई है, ये हमेशा साथ साथ चली आ रही है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, खासकर एक दिन में या कुछ दिनों में। इसीलिए बेटा, दूसरों की लड़ाई में दूसरों की लड़ाई? रूपा की लड़ाई दूसरों की लड़ाई नहीं है अब्बू, वो आपकी बेटी है, मेरी बहन है, और उसकी तो छोड़िए, मुझे तो कोई दूसरा नहीं लगता। मुझे तो सबकी लड़ाई अपनी लड़ाई लगती है, अगर वो कानून के दुश्मनों के साथ है तो। पर अरमान, कानून के दुश्मन भी तो यही सोचते होंगे ना कि कानून का हर रखवाला उनका दुश्मन है। नतीजा ये होता है कि उनके शिकार होते हैं शौकत जैसे मासूम बच्चे। शौकत, जिसने कभी किसी बारे में बुरा नहीं सोचा होगा, उसे भी उन्होंने अपना शिकार बनाना चाहा ना। बेटे, हमने जब तुम्हें पुलिस में भर्ती करवाया था, तब इतने बूढ़े तो नहीं थे। तब के और आपके सोच में बदलाव आ गया। इसीलिए कहता हूं कि रखवाली के पेशे को दुश्मनी में मत बदलो। और वैसे भी कौन सी जाति दुश्मनी तुम्हारी उन लोगों से? जब तक हमारी उनसे जाति दुश्मनी नहीं होगी अब्बू, हम तब तक बदला नहीं लेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं, देश के, समाज के हर दुश्मन को हमें अपना दुश्मन समझना चाहिए।
तभी इस देश में अमन और चैन होगा। तभी हम चीखों की जगह हंसी के ठहाके सुन सकेंगे। बेटे, अब तो वाकई जी करता है कि तुम्हें आप कहें। आप बड़ा सोचते हैं, मुझे बहुत फक्र है तुम पर। बेटे, जो आदमी होता है ना, खासकर मर्द, ये कई खानों में बटा रहता है और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को बराबर बराबर इन खानों में बांट पाते हैं। ये जो वर्दी के फर्ज वाला खाना है ना, इसे तो तुमने पूरी तरह भर दिया। पर बेटे, 2-4 खाने और भी हैं, जैसे बेटे का, भाई का, शौहर का, बाप का। इन्हें भी भरने से चूकना मत बेटे। मुझे तो याद नहीं है और शायद किसी बेटे को याद नहीं होगा कि वो कैसे चलना सीखा। हाँ, शौकत को चलते हुए देखता हूं तो अंदाजा होता है कि हर बेटा बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखता है। और यकीन मानिए अब्बू, जिस रास्ते पर आपने मुझे चलना सिखाया है, मैं उससे भटका नहीं हूं। और आपको यकीन दिलाता हूं कि बाप, भाई, बेटे, शौहर, इन सब रिश्तों को मैं बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह इस काम में तुम्हारी मदद करे। भाईजान, चलिए, मैंने नाश्ता लगाया है। भाईजान, हाँ, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं रूपा, परेशान नहीं हूं, कुछ सोच रहा था। रूपा, आज एक आदमी मुझसे टकराया, कुछ सस्पिशियस था। मुझे लगता है कहीं ये वो आदमी तो नहीं था जो तुम्हें धमकियां दे रहा है, हमें धमकियां दे रहा है, और जिसने शौकत को चॉकलेट खिलाया। क्या 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 तुम मुझे उसका कुछ हुलिया बता सकती हो? भाईजान, कृष्णा भी मुझे उसका हुलिया पूछकर उसकी तस्वीर बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे उस राक्षस को याद करने के बाद तो चक्कर से आने लगती है। मैं कुछ बता नहीं पाती भाईजान। हिम्मत से काम लो और बताओ कि वो आदमी कैसा था। बहुत बुरा था भैया, बहुत बुरा था। रूपा, उसकी आंखें कैसी थी, उनका रंग कैसा था, उसके बाल कैसे थे? मैं कुछ नहीं बता सकती भैया, बस इतना बता सकती कि वो बहुत डरावना था, उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। देखो रूपा, प्लीज बताओ कि वो दिखने में कैसा था, उसका चेहरा कैसा था? भाईजान, मुझे राहुल के चेहरे के सिवा और किसी मर्द के चेहरे को देखने की आदत नहीं है। देखो रूपा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सिर्फ अपने पति का चेहरा देखती हो, किसी और गैर मर्द का नहीं। लेकिन रूपा, अब ये वक्त का तकाजा है। तुम अपनी याददाश्त पे जोर दो, सब कुछ याद करो और मुझे बताओ कि वो आदमी कैसा था। रूपा, तुम जानती हो वो तुम्हारे पति का दुश्मन है। तुम सब कुछ याद करके बताओ ताकि हम उसे गिरफ्तार कर सकें। भाईजान, बस मैं इतना बता सकती हूँ कि जिस तरह उस दुष्ट पापी का दिल काला था, उसी तरह उसका लिबास भी काला था। रूपा, उसका रंग कैसा था? वो सांवले रंग का था। अच्छा, उसके सांवले रंग में कालापन ज्यादा था या बुरापन था? कालापन। अच्छा रूपा, ये बताओ कि उस आदमी की हाइट कैसी थी? वो लंबा था, ठिगना था या औसत कद का था? औसत कद का था। रूपा, इसके अलावा भी जो कुछ तुम्हें याद आता है, जो कुछ तुम बता सकते हो, प्लीज हमें बताओ ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। प्लीज भाईजान, उस आदमी का नाम मत लीजिए आप। उसका नाम लेने के बाद मेरा सर घूमने लगता है। मैं कुछ बता नहीं सकती भाईजान। तुम परेशान मत हो, हाँ? आराम करो, मैं उस आदमी को गिरफ्तार करूंगा, फिर तुम उसे देखकर बताना कि वो असली मुजरिम है या नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विलास राव, कैसे हो? ठीक हूँ सर। हाँ बोलो। कुछ कहना चाहता हूँ मैं। हाँ बोलो बोलो। मुन्ना एंड गिरोह का कुछ पता चला है। अच्छा, चलो चले। अजी पूरी बात तो सुनिए सर। हाँ बोलो। सर, आज कुछ गुंडे शाम को सेठ विनायक जैन के घर पर जाने वाले हैं। ये बात हमने पीसीओ पर सुना है। तुमने कोई होशियारी तो नहीं की ना? कैसे होशियारी सर? होता ये है कि जब कोई मुजरिम तुम देखते हो तो उस पर टूट पड़ते हो। तो छोटा सा मुजरिम हाथ में आ जाता है और मेन मुजरिम हाथ से निकल जाता है। सर, वहां एसआई तायड़े साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा पकड़ लो, पर मैंने नहीं पकड़ा। अच्छा,
बहुत होशियार हो गया है तू, हैं? अब एक होशियारी और कर, सेठ जैन के पास जाओ और हाँ, सादी वर्दी में जाना। उन्हें कहना कि जो गुंडे तुमसे पैसे मांगे और जितने पैसे मांगे उन्हें दे दो, लेकिन उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखना ताकि हम वक्त पर पहुंचे। यस सर। और हाँ विलासराव, ये बात तुम्हें, मुझे और ताइडे के अलावा किसी चौथे को मालूम नहीं होनी चाहिए। हाँ? यस सर। तुम जानते हो ना बात बाहर कैसे निकल जाती है, समझ गए ना? यस सर। हाँ तो तुम जा सकते हो। जय हिंद। अब देखता हूं तुम मेरे हाथ से कैसे बचते हो। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। सुनहरे सपने मामा, सुनहरे सपने सुनहरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने